तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2013 के पेपर प्रथम में जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के जो 30 प्रश्न आते हैं उनको हम हल करेंगे और प्रश्नों की प्रकृति को जानकर अपने आगे की तैयारी को नई दिशा देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों में से पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहते हैं कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। देखिए, यह है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम और मलेरिया। तो हम सभी जानते हैं कि वायरस जो संक्रमण से जो रोग होता है वो जुकाम होता है। देखिए, सी ऑप्शन का सही होगा। और व्याख्या देखने से आपके एक साथ में कई क्वेश्चनों के उत्तर आपके तैयार हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से इसकी व्याख्या अवश्य पढ़ें। तो देखिए, हम लोग व्याख्या इसकी देखते हैं कि वायरस से होने वाला रोग जुकाम है। एडिनो नामक, कौन सा? एडिनो नामक एक वायरस से उत्पन्न होने वाला एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः नासिका की श्लेष्मकला को प्रभावित करता है। छींकें आना, नाक से पानी बहना, सिर दर्द, हल्का बुखार, थकान आदि के इसके सामान्य लक्षण होते हैं। मौसम परिवर्तन के समय या अनियमित दिनचर्या वाले व्यक्तियों में इसका संक्रमण अधिक होता है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। देखिए, तापमान है, आर्द्रता है, पवन है और वृष्टि मतलब वर्षा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा वो वृष्टि यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि यानी कि वर्षा होती है। बिना पानी के कुछ नहीं मित्रों। तो कृषि की वृद्धि के लिए जल एक अनिवार्य तत्व होता है। बिना पानी के कृषि नहीं हो सकती है। जल से ही मिट्टी की नमी बनी रहती है और फसल उत्पादक क्षमता पर वर्षा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है अनेक परतों से मिलाकर बना हुआ है। सबसे पहले जैसे कि कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, इसके बाद में परतें बनती चली गई ऊपर तक के हैं। तो वायुमंडल का जो सबसे ठंडी परत है यहाँ पर वो मध्यमंडल मानी जाती है। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। देखिए, समताप मंडल का ऊपर मध्यमंडल है। जो समताप मंडल होता है, सबसे पहले आप देखिए क्षोभ मंडल में समताप मंडल। तो समताप मंडल के ऊपर होता है मध्यमंडल, जिसका तापमान 56 किलो जिसका विस्तार 56 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, तो इसकी ऊपरी सीमा को मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं मेसोपॉज। क्या कहते हैं? जो मध्यमंडल है उसकी जो ऊपरी सीमा जहाँ ये समाप्त होता है उसको मेसोपॉज कहते हैं। इस मंडल के ऊपरी सीमा का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि निम्नलिखित में कौन एक ग्रीन हाउस गैस है। जी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इससे बताना है कि आपको कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन डी सही होगा, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देखेंगे। वायुमंडल को गर्म करने में हरित गैसें एक फोर्सिंग एजेंट का कार्य करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अलग अलग तापमान धारण करने की क्षमता होती है। जल वाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं CO2। क्या कहते हैं? देखिए, CO2 वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए, दूसरी कुछ ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला कहते हैं CH4। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O बोलते हैं इसको हैं। इसके बाद CFC। ठीक है, ये हैं वैश्विक यानी कि वैश्विक तापन में मीथेन गैस का 20% योगदान होता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई यानी कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट जो आपकी, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये देखिए कि इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में हुई थी। भारत में बाघ संकटाग्रस्त प्रजातियों में से एक है, जिसकी कुल संख्या 2014 के आंकड़ों के अनुसार 2226 थी। अभी तक भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। समस्त विश्व में बाघों की आकलन संख्या 3 से 4000 के मध्य ये पाई जाती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कहते हैं कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 रेडियल यानी कि यामनोत्तर पर खींची गई है। तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या में कहते हैं कि पृथ्वी तल पर 180 डिग्री काल्पनिक देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। प्रत्येक नए दिन का प्रारंभ इस रेखा से माना जाता है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है, और वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन आगे का दिन गिना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तमिलनाडु राज्य में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या में हम देखते हैं कि राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस पार्क की स्थापना 1986 में की गई थी। अच्छा, कभी पूछ सकते हैं कि इस पार्क की स्थापना गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी, तो कहेंगे 1986 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना के भी क्वेश्चन आते हैं, जनसंख्या के भी क्वेश्चन आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, जो देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको ए मानना पड़ेगा, 940 है। लेकिन जो है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो था 943 था। क्या था? 943, 1000 पुरुषों पर 943 फीमेल थी। भारत के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, कभी भी पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाएगा केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, मणिपुर और छत्तीसगढ़। ये क्रमानुसार घटता हुआ क्रम इनका दिया गया है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं। भाई किसान का मित्र और किसान का शत्रु भी कई पूछते हैं। किसान का शत्रु हम लोग चूहों कहते हैं, और किसान का मित्र जो होता है वो केचुआ होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्या है इसका, हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। केचुआ एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ एक लंबा वर्तुलाकार ताम्र वर्ण का कृमि होता है। क्या है? कृमि है। यह एनेलिडा संघ का जीव है। अब पूछ सकते हैं कि केचुआ किस संघ का जीव है, तो केचुआ जो है एनेलिडा संघ का जीव है, जो वर्षा के दिनों में मिट्टी पर रेंगता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप थोड़ा सा जहाँ मिट्टी ज़्यादा हो या गांव में देखिए खेतों में, तो वहाँ पर उसको रेंगता हुआ बरसात में बाहर निकलता दिखाई पड़ेगा। इनका मिट्टी खाने का तरीका लाभदायक होता है। देखिए जो केचुआ होते हैं वो मिट्टी खाते हैं और वही निकालते हैं, तो उससे क्या होती है, मिट्टी बड़ी मुलायम बन जाती है, भुरभुरी बन जाती है, जो किसानों के लिए बहुत ही हितकर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ये पूछता है भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो समुद्री सीमा किसकी नहीं है। ये देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं, जबकि गुजरात में भी है, गोवा तो है, महाराष्ट्र में भी है। देखिए हम अगर इसकी व्याख्या देख लें तो व्याख्या में हम पा जाएंगे कि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं, और कौन कौन से राज्य स्थित हैं? पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। अच्छा, दूसरी तरफ पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं दमन दीव, 4 संघ शासित क्षेत्र भी समुद्री सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। हम कैसे जाने कि नदी प्रदूषित है, गंदी है, तो इसके लिए कहते हैं, देखिए ऑप्शन इसमें सी से होगा, BOD। BOD से हम लोग जानेंगे कि नदी का प्रदूषण का स्तर कैसा है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से नदी के प्रदूषण की माप की जाती है। जल में BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। B फॉर बायोलॉजिकल, O फॉर ऑक्सीजन, D फॉर डिमांड होता है। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के द्वारा नापा जाता है। अब अक्सर पूछ सकते हैं कि BOD का फुल फॉर्म बताइए, तो BOD का फुल फॉर्म हम बता देंगे, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन देखिए है समुद्री शैवाल। कहते हैं कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री शैवाल जो महत्वपूर्ण स्रोत है किसका है, देखिए यह है आयोडीन का। किसका? ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, आयोडीन का। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि कहते हैं कि समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये लैमिनेरिया नामक शैवाल में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिससे कारण इसका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में घेंघा रोग नहीं होता है। बहुत से शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शैक यानी कि लाइकेन क्या है? ये एक सहजीवी हैं। क्या है? सहजीवी हैं।
सैक यानी कि लाइकेन सजीवी हैं। लाइकेन एक जटिल तथा द्वि प्रकृति वाले पौधों का विशेष वर्ग होता है जिसकी शारीरिक संरचना में दो भिन्न पौधे, एक शैवाल तथा एक कवक होते हैं। लाइकेन की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें पोषण शैवालों के समान जबकि जनन कवकों के समान पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि CNG का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो वाहनों एवं उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ईंधन के रूप में वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके और क्वेश्चन मिल सकते हैं। इससे देखिए कि नेचुरल गैस को जब 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसको कंप्रेस यानी दबाया जाता है तो उसे CNG गैस कहते हैं। CNG एक ग्रीन ईंधन है। क्या है? CNG एक ग्रीन ईंधन है जिसमें 80 से 90% तक मीथेन पाई जाती है। आप पूछ सकते हैं कि मीथेन CNG में कौन सी मुख्य गैस है? तो CNG मुख्य गैस मीथेन है जो 80 से 90% तक पाई जाती है। CNG मतलब CNG जो होती है LPG की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इसमें पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषण तत्व निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए पर्यावरण, देखिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियों के संबंध में छात्रों की जानकारी और जागरूकता में वृद्धि करती है। यह अधिगम की प्रक्रिया है। प्रश्नानुसार पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जाता है। क्षेत्रीय भ्रमण छात्रों में प्रत्यक्ष अनुभव की वृद्धि करता है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि LPG किसका संक्षिप्त रूप में है? तो LPG जो संक्षिप्त रूप है वो कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि C लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं। ठीक है, तो LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है LPG। इस गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि LPG में किसका मिश्रण होता है? तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित करती है? तो ये होती पराबैंगनी किरण। आपका C सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत को पृथ्वी की रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। देखिए तो साथियों हम लोग पर्यावरण अध्ययन अर्थात EVS के प्रश्न हल कर रहे हैं जो पूर्व में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों यदि हमारा आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि चमगादड़ स्तनधारी है क्यों है? चमगादड़ एक स्तनधारी है। इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। देखिए D ऑप्शन जो है ये इसका सही होगा, बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि स्तनधारी जो होते हैं वो बच्चे देते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं इसके हैं। चमगादड़ स्तनधारी क्योंकि यह बच्चे देता है। चमगादड़ ये जो होता है किस वर्ग का जीव अगर पूछ सकते हैं तो इसको आप कहेंगे काइरोप्टेरा। देखिए ये लिखा है काइरोप्टेरा स्तनधारी वर्ग का जीव है। इस वर्ग के जंतु अन्य स्तनधारी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण में देखिए इसमें जो ऑप्शन ABCD आपके 4 दिए गए हैं इसमें आप कहेंगे एबायोटिक एवं बायोटिक का घटक है। इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे और आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कहते हैं तो इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा बायोटिक एवं एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है। पर्यावरण के प्रमुख देखिए 3 घटक है। जो हमारा पर्यावरण है इसके 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? नंबर 1 जैविक घटक। और जैविक घटक में आते क्या क्या आता है? जो जैविक घटक होता है उसमें पौधे आएंगे, जंतु आएंगे, मानव
सूक्ष्म जीव आदि आएंगे। दूसरा क्या है, अजैविक घटक। अजैविक घटक में जितना भी हमारा स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल, ये शामिल कर लिया जाएगा। तीसरा है ऊर्जा घटक, ऊर्जा संगठक, तो उसमें सौर ऊर्जा आ जाएगी, भूतापीय ऊर्जा आदि आ जाएंगी। यदि जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है। यानी कि जैविक और अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की स्थापना होती है। प्रमुख बायोम कौन कौन से हैं, जैसे कि टुंड्रा बायोम है, ठीक है, और कौन सा बायोम है, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है, और एक उष्ण कटिबंधीय बायोम है। देखिए, एक प्रश्न की व्याख्या मैंने देखी और अनेक प्रश्न इससे हमारे तैयार हो गए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अब हम देखते हैं, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, ये पहले पूछा जा चुका, पूर्व की परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। तो ये चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में स्टार्ट हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। आइए इसकी हम लोग व्याख्या भी देखते हैं। देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जुड़ा है। यह आंदोलन 26 मार्च 1974 ईस्वी को उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जनपद है, में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था, वनों की कटाई को रोकना। क्या था, वनों की कटाई को रोकना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो जीव हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो किया जाएगा इथोलॉजी। ये आपका देखिए सी ऑप्शन सही होगा, इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों का व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इथोलॉजी मानव सहित कई प्राणियों की प्रजातियों का अवलोकन करती है। आधुनिक इथोलॉजी के संस्थापक जो कौन हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आधुनिक इथोलॉजी के संस्थापक हैं कार्ल वॉन फिश। कौन है, कार्ल वॉन फिश, केरार्ड लॉरेंस और निकोलस। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। देखिए, ए ऑप्शन यूट्रिकुलेरिया है, बी है जेट्रोपा है, सी है देवदार है और यूकेलिप्टस। तो जो इसमें सही होगा वो आपका जेट्रोपा। तो कहते हैं कि बायोडीजल जेट्रोपा से तैयार किया जाता है। यह पुष्पी प्रजाति का पौधा है। जेट्रोपा क्या है, पुष्पी प्रजाति का पौधा है और इसके बीज से 27 से 40% तक तेल होता है। जो इसके बीज जेट्रोपा में निकलते हैं 27 से 40% तक तेल इसमें मिल जाता है। इस तेल को किसको, जेट्रोपा का जो तेल निकलता है उसको बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व ओजोन, देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट कर चुका है, तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आगे भी रिपीट करता रहेगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए, वर्ष 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट कर चुका है और आगे भी रिपीट करने की प्रबल संभावना इसकी है। देखिए, 1987 ईस्वी में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है, तो उसमें क्या किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर में वन एवं वन्य उत्पाद का अध्ययन करेंगे हम लोग। व्याख्या देखते हैं कि सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग विस्तीर्ण है। वनों के विकास, देखभाल, गुणवत्ता एवं नियंत्रण को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 5 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। वन से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वन देश की प्राकृतिक धरोहर है, जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल का संरक्षण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी है कि
चंदौली जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। यह 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस वन्यजीव अभयारण्य में सांभर, चिंकारा, तेंदुआ, विभिन्न तरह के इसमें पक्षी भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें हम। तो अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शेर। क्या हो जाएगा? शेर। देखिए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है कौन होगा? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता अपने भोजन हेतु शाकभक्षी एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। यानी कि जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है कैसा होता है? वो मांसाहारी होता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। जैसे हिरन को भेड़िया खा जाते हैं, चूहे को कौन खाएगा? बिल्ली खा जाएगा। शाकाहारी मछली भी होती है, शाकाहारी मछली को मांसाहारी मछली खा जाते हैं। तो इस तरह से मेढक है, मांसाहारी मछली है, बिल्ली है, भेड़िया है, शेर है, ये सब क्या हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये माने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि झूम खेती होती कहाँ होती पूछ रहे हैं। तो झूम की खेती क्या होती है? मेघालय में होती है। भारत का जो मेघालय राज्य है वहाँ पर झूम की खेती होती है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं कि झूम की खेती मेघालय में होती है। इस खेती में क्या करते हैं? वनों एवं जंगलों को काटकर जमीन को साफ कर दिया था और खेती की जाती है। यह खेती एक स्थानांतरित कृषि है। यानी कि झूम खेती किस तरह खेती? स्थानांतरित कृषि है। झूम की खेती पद्धति अधिकांशतः जनजातियों द्वारा अपनाई जाती है। यह खेती भारत के मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसमें जो होगा ऑप्शन देखिए बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? CO2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CO2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो इसमें UNEPA, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में UNEPA संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। UNEP का गठन कब हुआ था पूछ सकते हैं। तो UNEPA का गठन जो हुआ था 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन में हुई मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ था। यूनेप यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है आपका नैरोबी कहाँ है? केन्या में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी पर्यावरणीय निरीक्षण और परीक्षण के लिए अंतर सरकारी ढंग से महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो विविध अंतर्राष्ट्रीय विविध पर्यावरणीय कार्यक्रमों और संगठनों के प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। प्रतिवर्ष 5 जून को हम लोग बनाते हैं विश्व पर्यावरण। देखिए ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है। ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया द्वारा मौसम में परिवर्तन लाने हेतु बादलों से इच्छानुसार बारिश कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा करवाने में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्वों में प्रयोग में लाया जाता है। हवाई जहाज द्वारा रसायनों के माध्यम से बादलों पर छिड़काव करके वर्षा कराई जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 30 प्रश्न किए जो पर्यावरण अध्ययन के आए थे। यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इसी तरह की अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।